ये जो वीडियो आपके सामने मैं बना रहा हूँ ये बाकायदा पायलट्स की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लिया गया है और इसमें आपको मैं अभी बिस्मिल्लाह शुरू कर रहा हूँ कि एरोडायनेमिक्स होती क्या है, यानी हवाई जहाज़ उड़ता कैसे है। उसको अंग्रेज़ी में एरोडायनेमिक्स यानी कौन कौन सी चीज़ें एरो उस पर एक्ट कर रही होती हैं जिससे जहाज़ आपको हवा में दिखाई देता है। इन फोर्सेस में सबसे पहली जो नज़र आती है वो थ्रस्ट है। आप देखेंगे ये आगे की तरफ होती खींच रही होती है और ये प्रोपेलर से अवेलेबल होती है। इसके साथ दूसरी चीज़ वेट होता है, जो वेट नीचे खींच रहा होता है जहाज़ का भरा वजन को, और इसके साथ एक ड्रैग होता है जो जहाज़ को आगे खींचते हुए रोकता है। ठीक है ना जी, हवा यानी हवा का फ्रिक्शन, ये सब चीज़ें। उसके बाद ये सब चीज़ें एक्ट कर रही होती हैं जहाज़ के वेज, फ्लू, क्रू, फ्यूल, कार्गो और बैगेज, ये सब चीज़ें इसके अंदर वेट पे एक्ट करते हैं। इसी तरह जहाज़ को जो उठाया जाता है, उठाने के लिए लिफ्ट का फैक्टर यूज़ किया जाता है या फोर्स यूज़ की जाती है। तो इन सब फोर्सेस को जब एक्ट किया जाता है और इसको लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हवाई जहाज़ के, जो कि पॉइंट आपको इस वक्त हवाई जहाज़ में नज़र आ रहा है, यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस पर ये सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं और किस तरह करती हैं इसके बारे में आपको भी अभी पता लगेगा। नाउ अब जब फ्लाइट पाथ हॉरिजॉन्टल ना हो, यानी ज़मीन के साथ पैरेलल ना चले, तो फिर आपकी जो भी फोर्सेस हैं इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में ब्रेक होती है फोर्सेस। ये जैसे आपको दिख रहा है, ये वेट वाला कंपोनेंट आपके सामने नज़र आ रहा है जिसमें रियर विंड कंपोनेंट है अलग, और उसमें से तो यहाँ पायलट को डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू डू। इसी तरह अगर हवाई जहाज़ की एंगल ऑफ अटैक कम है तो उसको ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी ऊपर जाने के लिए, तो इसी तरह एंगल ऑफ अटैक अगर उसका स्पीड कम है तो एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा चाहिए होगा ऊपर उठाने के लिए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं जहाज़ की, और पायलट को अंडरस्टैंड कर देखें, मोर एंगल ऑफ अटैक मोर लेफ़्ट, ये इसका बेसिक असूल है, लेकिन ये भी एक हद तक ही काम करता है। अच्छा, अब लेवल ऑफ दिस फ्लाइट जो है वो प्लेन मेंटेन कर सकते हैं आप अगर नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक हो, बशर्ते कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। अब प्लीज़ सी, ये देखें, ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो ज़मीन से डायरेक्टली हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उड़ सकते हैं। इनमें एक हैरियर जंप जेट है, एक ऑस्प्रे को आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह बिल्कुल ऊपर ज़मीन से उड़ जाता है और फिर ऊपर उड़ के स्ट्रेट वे फ्लाइट करता है। इसके अंदर जो वो रोटेटेबल थ्रस्टर्स हैं जो इसको आगे ले जाने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए भी काम। ड्रैग्स नॉर्मली दो किस्म की होती हैं, पैरासिटिक ड्रैग जो कि जहाज़ की मूवमेंट से पैदा होती हैं, और ये वो ड्रैग होती है जो रोकती है जहाज़ को। इंड्यूस ड्रैग वो होती है जो आपके एरोफॉइल के एंगल से या उसकी वजह से पैदा होती है। पैरासिटिक ड्रैग के 3 नस्ल होती हैं, यह भी आपको दिखाता हूँ मैं। एक फॉर्म ड्रैग, एक इंटरफेरेंस ड्रैग और एक स्किन फ्रिक्शन। फ्रिक्शंस मैंने अभी पहले भी डिस्कस की थी आपके साथ। ड्रैग जो हैं वो फॉर्म ड्रैग पर आते हैं। याद रखें, हवा में से जब भी जहाज़ गुज़रता है या तो 2 पार्ट या 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दे। जितने जल्दी ये पार्ट जो हैं वापस अपनी शक्ल में वापस आ जाती है हवा, उतना ही ज़्यादा बेहतर और कम ड्रैग होता है। इसको हम फॉर्म ड्रैग कहते हैं। इट इज़ ब्रॉट अबाउट ड्यू टू बॉडी काउलिंग, इंजन और एरियल एंटेनाज वगैरह जो भी साथ लगे हुए हैं, वायर एक्सटेंशंस, इन सब की वजह से आती है। इसके अलावा एक दूसरी
आती है वो जिसको आप बोलते हैं इंटरफेरेंस ड्रैग। जब इंटरफेरेंस ड्रैग वो होती है जिसमें जब सडनली हमारी एरोडायनामिक डिज़ाइन में थोड़ी चेंज वेंज आई हुई हो या कोई उठा हुआ उभरा हुआ हिस्सा हो और वो सडनली एयर फ्लो को एक डिफरेंट शेप दे दे बजाय नॉर्मल एरोडायनामिक स्टाइल में देने के, तो उसको हम वो कहते हैं। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग आप देखेंगे वो जहाज़ की मूवमेंट से पैदा होती है। जब जहाज़ की वो स्किन को आप गौर से देखेंगे तो उसमें कभी नीचे खड्डे होते हैं, कभी उठे हुए होते हैं। वो नॉर्मल आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप उनको आँख से देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो अंदर अनइवन सरफेस होता है स्किन का। तो उसकी वजह से ये सारी विंड डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट होती है। इस सारी विंड डिस्टर्बेंस को जब आप लेते हैं तो ये ड्रैग में काउंट होती है। आप देख रहे हैं ये एक शेप भी दी हुई है इन्होंने, एक विंड का हिस्सा जो है किस तरह मूव कर रहा है, और ये इसके अंदर हवाई जहाज़ की हवा का मूवमेंट वगैरह दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, इस पोजीशन में ड्रैग्स में एक तीसरी चीज़ रह गई जिसको हम इंड्यूस ड्रैग बोलते हैं, और वो एक्शन में जब आती है जब जहाज़ मूव करता है जहाज़ के एरोफॉइल का विंड के थ्रू कट करते हुए। अब याद रखें लिफ्ट टू ड्रैग रेशो बड़ी इम्पोर्टेंट है हवाई जहाज़ में। अब यहाँ जो है आप देखेंगे कि लिफ्ट पहले फार्मूला दिया हुआ है, उन्होंने इसी तरह ड्रैग का भी फार्मूला दिया है। तो हायर लिफ्ट लेने के लिए ड्रैग रेशो जब लिफ्ट टू ड्रैग रेशो जब हायर हो वो एफिशिएंट जहाज़ होते हैं निस्बतन जिनकी लिफ्ट टू ड्रैग रेशो ज़रा कम हो। ये उस फार्मूले का आपको तोड़ भी दिया हुआ है। लिफ्ट फोर्स इन पाउंड्स, CL लिफ्ट कोफिशिएंट, D इज़ द डेंसिटी इन क्यूबिक फीट, स्लग्स क्यूबिक फीट, इसी तरह V वेलोसिटी फीट पर सेकंड। अब आप ज़रा ग्रीन ग्राफ को देखिए, ये जिस पे लिफ्ट बाय ड्रैग ग्राफ जो है आपने गौर किया 6 डिग्रीज़ के ऊपर L/D मैक्स होती है एंगल, ठीक है जी, जिसका रेशो। तो उसमें आपने देखा हाईएस्ट हमारे पास उसकी वो मिली हुई है फ्लाइट, और इसी तरह ये गिरती जाती है ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं। तो ये 21 डिग्रीज़ के ऊपर जहाज़ स्टॉल करना शुरू कर देता है। मकसद ये कि अनस्टेबल हो जाता है स्टॉल करना, मतलब तो उसमें से तो ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है बेसिकली कि 6 डिग्रीज़ जो है वो हमारा बेहतरीन एंगल है जहाँ लिफ्ट बाय ड्रैग रेशो हाईएस्ट होती है। अच्छा, आपको पता ही है कि सारी बॉडीज़ का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बॉडी से एक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आप उस बॉडी पे कहीं से भी लाइट करें बॉडी का वेट एक्ट करेगा, और बॉडी का वेट उसको सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ याद रखने वाली है। इसके अंदर आप देखिएगा लेवल प्लेइंग या फ्लाइंग के दरमियान हवाई जहाज़ जो है जिसमें लिफ्ट जो है वो बराबर होती है वेट के, ठीक है जी, और थ्रस्ट बराबर होती है ड्रैग, ठीक है जी, लेवल फ्लाइंग के दरमियान। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझने कि हवाई जहाज़ को लिफ्ट के लिए उसका वेट को ओवरकम करना पड़ता है लिफ्ट को, ठीक है जी। तो इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में होता है हवाई जहाज़ कि लिफ्ट जो है वो बराबर होती है वेट के, और थ्रस्ट जो है वो उसकी बराबर होती है उसको ड्रैग को काट के आगे जा रही होती है।
अब कुछ बात हम एयर की बातें हैं, जो एयर का कैसा मास जो हवाई जहाज़ को उड़ने में मदद करता है। तो मासेस जो एयर के हैं वो डेंस भी होते हैं और लाइट भी होते हैं, यानी कम डेंस भी होते हैं। तो इसी तरह याद रखें, जब हवाई जहाज़ अगर ज़मीन के करीब उड़ रहा है तो हवा ज़्यादा डेंस होगी। इसी तरह हवाई जहाज़ अगर 18,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता है तो डेंसिटी एयर की जो है वो उसकी आधी रह जाएगी। तो उस पोजीशन में हवाई जहाज़ को ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो स्पीड देनी पड़ेगी। इसी तरह एंगल ऑफ अटैक को भी उसी तरह मैनूवर करना पड़ेगा। तो ये इसी तरह जो मॉइस्ट एयर है, यानी जो हवा के पानी समुद्र वगैरह से या होके आती है दरियाओं से, मॉइस्ट एयर जो है वो लेस डेंस होती है। इसी तरह ड्राई एयर ज़्यादा डेंस होती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं पायलट्स के लिए। पायलट्स जो है वो अपनी वेलोसिटी और अपने एंगल ऑफ अटैक से हर वक्त कंट्रोल रखता है। इसी तरह विंग एरिया भी बड़ा काउंट करता है। याद रखिए, विंग एरिया जो है, अगर आपका एक विंग का एरिया जो है वो 200 है तो वो आधे टाइम में फ्लाई कर जाएगा निस्बतन के जिसका एरिया 100 स्क्वायर फुट है विंग का। तो याद रखें, विंग एरिया भी बड़ा मैटर करता है तो इसके अंदर, फ्लाइंग के अंदर। तो ये चीज़ें। अब यहाँ मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जिसको हम विंग टिप वोर्टाइसेस बोलते हैं, जिसका डायग्राम आप देख रहे हैं कि विंग के टिप से एक रोल करता हुआ विंड का मास के पीछे जा रहा है। ये हवाई जहाज़ के लिए ख़ुद तो इतना डेंजरस नहीं होता, निस्बतन जो पीछे आने वाला जहाज़ है या छोटा हवाई जहाज़ है उसके लिए ये वाकई डेंजरस होता है। इसी तरह यही चीज़ आपने गौर की होगी, इसको वेक टर्बुलेंस बोलते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो उड़ रहे होते हैं उनके, छोटे जहाज़ों को ये भी कहा जाता है कि उनके नीचे फ्लाई ना करें तेज़ी, क्योंकि उसके जो विंड का जो वेक होता है वो बाज़ दफ़ा उनको सडनली बड़ी तेज़ी से नीचे ले जा सकता है। सिमिलरली जेट हवाई जहाज़ों के लिए भी ये बड़ा मना होता है कि जब वो उड़ें तो पीछे जो छोटे जहाज़ हैं वो ख्याल करें, उनका एक डिस्टेंस रख के उड़ें ताकि वो वॉर्टेक्स में डायरेक्ट ना आए, बल्कि या तो उसके वो ज़रा सा ऊपर करे फ्लाई, ज़रा सा नीचे फ्लाई करें। अदरवाइज़ विंड वॉर्टेक्स या वेक टर्बुलेंस आपको डैमेज कर सकती है हवाई जहाज़ को। अच्छा, जब लैंडिंग के करीब होता है हवाई जहाज़ या लैंड के करीब होता है तो याद रखें कि आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है थोड़ा हवाई जहाज़ के साथ, जिसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी इन टच हो रहे होते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो वो क्यों होता है, इसलिए रिस्ट्रिक्ट होता है क्योंकि जब हवाई जहाज़ उतरता है तो वो ज़मीन उसकी हवा के फ़्लो को रोकती है कंपैरेटिवली। तो ये चीज़ जो है इसके एंगल ऑफ अटैक को और इन चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती फिर, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर जब उतर रहा होता है तो जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं बाकी, इसी तरह जो इंड्यूस ड्रैग है वो भी कम हो जाता है। तो आपका हवाई जहाज़ जो है वो इंडिकेटेड एयर स्पीड, एयर प्रेशर से ज़रा ज़्यादा दिखा रहा होता है। तो इंस्ट्रूमेंट में आपको थोड़े से इंडिकेटेड एयर स्पीड में फ़र्क आता है। ठीक है जनाब। तो जनाब ये तो इसकी एक पहली तोजी हुई। जब फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है तो यही चीज़ उलट तरीके से आपको पायलट को थोड़ा कंफ्यूज करती है कि जब ये चल रहा होता है तो इंड्यूस ड्रैग्स वगैरह थोड़ी बढ़ती हैं उसमें। बहरहाल जो नीचे से विंड थ्री डायमेंशनल एयर फ्लो है वो डिस्टर्ब हुआ वो होता है। तो ये चीज़ें आपके जो एयर स्पीड इंडिकेटर है उसको गलत दिखाती हैं। तो उसमें ये चांस होता है कि पायलट जो है वो पहले वक्त से पहले टेक ऑफ कर जाए, जो कि उसकी रिकमेंडेड स्पीड जो कि है नहीं, लेकिन इंडिकेट हो रही है गलत उसके ऊपर बिकॉज ऑफ दी विंड फ्लोज। तो याद रखिए ये चीज़ें पायलट्स को ख्याल करनी पड़ती हैं फ्लाई करते वक्त। तो उसके अलावा जनाब प्लीज़ इस पूरे वीडियो को शेयर कीजिए
ये याद रखिए कि प्रैक्टिकल फ्लाइंग सीखे बगैर आपको ये लेक्चर काम नहीं आएगा। इसके साथ आपको इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिकल फ्लाइंग भी करनी पड़ती है। तो बगैर इसको सिर्फ पढ़ के आप फ्लाइंग कर नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं फ्लाइंग का बिस्मिल्लाह कैसे हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे फ्लाइंग स्कूल से ही लिया हुआ है लेक्चर, जहाँ पायलट्स को सिखाया जाता है। इसी तरह